स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स मिक्स में नदीम, आपका मेंटर एडुकेटर यहाँ पर फिर से आपके सामने नए चैप्टर्स के साथ, यानी लास्ट चैप्टर के साथ एग्जाम सीरीज में, आईसीएसई के लिए एग्जाम सीरीज में मैं यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स करवा चुका हूँ, सभी चैप्टर्स करवा चुका हूँ। लास्ट चैप्टर मेरे पास रेडियो एक्टिविटी बचा है जो हम आज करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, जिसके बेस पर क्वेश्चंस आएंगे और इतना कर लेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम्स की तैयारी आपकी चल रही होगी, आपने पढ़ाई भी कर ली होगी। तो यहां पर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सीबीएसई वालों के लिए भी बहुत जल्दी मैं नए सीरीज एक लेकर आ रहा हूं, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको आने चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखो कोई भी चैप्टर पढ़ो, अगर आपको ओवरव्यू पता है कि चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो मैं अभी जो भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं उसके कॉन्सेप्ट पहले आपको बता देता हूं। देखो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पे एटम्स और न्यूक्लियस से। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? एटम एक हमारा स्फेरिकल शेप में उसे अज्यूम करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो एटम न्यूक्लियस की चारों तरफ अपना चक्कर लगा रहते हैं, बेसिकली चक्कर लगाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। क्या मॉडल है, क्या है, आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, पूरा डिटेल में नहीं जान रहे, बस इतना समझ लीजिए कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन कहते हैं प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हाइल इलेक्ट्रॉन जिसे हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। ये थोड़ा बदमाश होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, विच हैज नो चार्ज एट ऑल। न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल या नो चार्ज आप कहेंगे, कोई चार्ज इस पर हम एज्यूम नहीं करते। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, किसी भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहां पर कोई मेरे पास X एलिमेंट है, अगर आप बात करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, तो उसके बेसिस पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी डिफाइन किया जाता है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ पे Z है ना, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसे ही हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एक्चुअली में नॉर्मल केसेस में, न्यूट्रल केसेस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो Z दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर जिसे हम A से डिनोट करते हैं, दैट मास नंबर इज बेसिकली, देखो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, नेग्लिजिबल में अज्यूम करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मास नंबर निकल कर आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब डिनोशन कैसे होता है? किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा जो Z है इस तरह से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका ये एटॉमिक नंबर है। ये वाला पार्ट होता है ऊपर में मास नंबर, याद रहेगा। नीचे Z लिखा, दैट इज कैसे डिनोट करना है, एक सिंबॉलिकली वो बताया जा रहा है। Z दैट इज एटॉमिक नंबर, A दैट इज मास नंबर। आई होप इट इज क्लियर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर, याद रखना ये चीजें, आइसोटोप्स के टाइप्स भी याद रखना है। एटॉमिक नंबर सेम होंगे, यानी कि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, है ना, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो सकता है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आप हाइड्रोजन का याद रखना, एग्जांपल वगैरह देख लेना उसमें एग्जांपल के साथ। टाइप्स कौन से हैं? स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहा जाता है। स्टेबल आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अनस्टेबल के अंदर में आपको न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा होते हैं जो रेडियो एक्टिव डीके वगैरह करते हैं, तो आगे हम समझेंगे उसे। आइसोबार्स क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, अलग सेम मास नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो आइसोबार्स। लेकिन 2-3 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर अलग अलग, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, तो ये आइसोबार्स कहलाएंगे। यहां पर फिर आइसोटोन्स, ये तीनों क्या है? थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि सब आपको याद होने चाहिए। रेडियो एक्टिव क्या है, ये सब डेफिनेशंस आपने पढ़ रखे हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी होता कैसे है, क्या होता है, उनके अंदर में क्या क्या रेज निकलते हैं, ये सारी चीजें। किसने रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले के बारे में पता लगाया था? उसके बाद रेडियो एक्टिविटी जो रेज निकले थे, उन रेज क्या कहते हैं? बैकल रेज, है ना, बैकरल रेज, अब पढ़ना उसे। तो वो रेज वगैरह के अल्फा बीटा गामा बाद में उसे कहा गया नेगेटिव और पॉजिटिव एंड नो चार्जेस पर, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं एज्यूम करते।
तो एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, देखो कैसे निकला ये, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था। छोटी सी कहानी है। जब एक ब्लैक पेपर के अंदर में यूरेनियम के सॉल्ट को लपेट के रख दिया था, ठीक है, तो उसके बाद देखा गया कि वो जो जिस प्लेट पर रखा गया था, फोटो प्लेट पर, वो डिके हो गया, वो खराब हो गया, उस पर कुछ मार्क्स आ गए थे। तो ये पता लगा कि यूरेनियम क्या है, एक ऐसा बेसिकली सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस से कुछ रेज निकल रहे हैं, जिसे हम अल्फा बीटा गामा रेज या बैकरल रेज कहा गया था। ठीक है, तो ये चार चीजें आप थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप याद करना। प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज वाली चीजें। मैं आपको दिखाऊंगा टेबल, आपको उसी से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इस चैप्टर में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। चेंजेस विद इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग एमिशन, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली जब अल्फा रेज निकलेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, बीटा रेज और गामा रेज के निकलने पे क्या चेंजेस आएंगे, वो भी आपको पढ़ना है। लास्ट में थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बस थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। आपको न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के अंदर में कितनी एनर्जी जनरेट होती है, क्या होता है फ्यूजन फिजन, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। देखो मैं सारे चैप्टर्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस के आइडियाज दे रहा हूं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, कुछ आपको पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर्स भी दूंगा, सारी चीजें आपको समझा भी दूंगा वहां पर। चलो आगे बढ़े, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर आपको सिंपल सा दे रखा है कि डिस्टिंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद करने के लिए, और इसी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट आपको बच्चा ये देख लो, मैं दिखा रहा हूं वेवलेंथ वाला, लेट मी शो यू। देखिए ये वेवलेंथ वाले टॉपिक, वेवलेंथ कितना होता है किसका, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का। आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा किसकी कम, आयोनाइजिंग पावर याद रखना। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी भी मटेरियल से वो कितना ज्यादा आर पार होगा, पेनिट्रेट करेगा, किसकी ज्यादा है वो याद रखना है। ओके, बायोलॉजिकल डैमेज वो याद रखिएगा। ओके, एक और चीज होगा, हाँ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट पैदा होने वाला है वो भी याद रखना है। ये चार नीचे का तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा सब कुछ याद रखना है आपको। सारे डिफरेंस आपको प्रॉपर्टीज जो दे रखी है याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है इसे। एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको, देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइज मतलब किसे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, किसी मटेरियल में जाकर इलेक्ट्रॉन्स को इन करा सकता है, बेसिकली उसे आयोनाइज कर सकता है। तो अल्फा पार्टिकल में आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है और सबसे लिस्ट है आपके अंदर गामा के अंदर, ये याद रखिए। पेनिट्रेटिंग पावर, आर पार करने की जो क्षमता है, सबसे कम अल्फा में है। अल्फा डैमेज ज्यादा करता है, बट वो मटेरियल के अंदर रहने पर, बाहर से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे कम आपको पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा की, सबसे ज्यादा गामा की। अब देखो बायोलॉजिकल डैमेज किसमें है, चूंकि पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है किसका, अल्फा का, बायोलॉजिकल डैमेज भी इसका कम है, ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि क्यों है बायोलॉजिकल डैमेज कम वहां पर। उसके बाद गामा के अंदर देखोगे ना, बायोलॉजिकल डैमेज सबसे ज्यादा, ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। व्हाई, द सेम कॉज, बिकॉज इट हैज वेरी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। सिमिलरली डिफ्लेक्शन, अल्फा बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं यहां पर और बीटा ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। गामा तो डिफ्लेक्शन इनका होता ही नहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्यों होते हैं, बिकॉज अल्फा के अंदर, चूंकि अल्फा बेसिकली एक हेवी पार्टिकल्स है और बीटा एक इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा के अंदर में उसका मास कम होता है, बेसिकली मास, जो चार्ज मास डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ज्यादा होती है, इसकी वजह से बेसिकली थोड़ा हेवी होते हैं, थोड़ा हल्के होते हैं, ये ज्यादा डायरेक्शन करेंगे। बट इन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो गई तो आपको पता ही है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, अभी बताया था, अभी आपने देखा था, मैक्सिमम सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा की। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा आंसर, गामा रेडिएशन में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। अब सबसे कम किसका होगा, बच्चा जल्दी बता दो, अल्फा के अंदर लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, क्लियर है, सबसे कम। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिस्ट आयोनाइजिंग पावर, सबसे कम आयोनाइज कौन कर पाएगा। अभी देखिए, अभी मैंने बताया है आयोनाइजिंग किसकी पावर कम है, सबसे कम गामा की, सबसे कम मिनिमम, मैक्सिमम किसकी, अल्फा की। तो लिस्ट आयोनाइजिंग पावर अगेन गामा, अगेन आंसर क्या होगा हमारा, गामा। आंसर सी, दैट इज गामा रेडिएशन। क्यों है, आपको सब चीज यहां पर एग्जांपल याद करके चलना है।
देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप अगर वो टेबल याद कर लोगे ना, मैं कहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय एमिटिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज इनटू, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक न्यूट्रॉन क्या बदल जाता है, ये बीटा पार्टिकल, बीटा रेडिएशन में होता है। जब बीटा डिके होगा, बीटा का वैसे पार्टिकल्स रेडिएशन निकलेंगे, उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रॉन था ना, न्यूट्रॉन था, वो खुद को क्या बना लेगा, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन। चलिए अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल है यहाँ पर, अ रेडियोएक्टिव एटम पॉजेज shows that radioactive atoms emit radiation sooner or later। देखो सिंपल से यहाँ पे ये बोला गया है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया था अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा तो वहां रेडियो एक्टिव डीके होगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब है वहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो अनस्टेबल यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर रेडिएशंस के आपको अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, रेडिएशंस का अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है, रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहा है रेडिएशन। आपको क्या समझना है इसमें, समझा देता हूं। देखो ये क्या है, एक हमारे पास चार्ज प्लेट रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, चार्ज प्लेट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ ये रेडिएशंस जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होने चाहिए। और नेगेटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, याद रखो नेगेटिव कौन होता है, बीटा, गामा, अल्फा। जो अल्फा होते हैं पॉजिटिव, याद रखना अल्फा होते हैं पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव, एंड गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, बीटा। क्लियर है। सेकंड, अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये हो गए अल्फा, अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ये रेज, ये सब के सब रेज। और जो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल रहा है वो क्या हो गए, गामा। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई ए इन द गिवन फिगर, ए क्या होंगे, ए क्या होने चाहिए, ए गामा, गामा रेज विच इज अनडिफ्लेक्टेड। सिमिलरली आइडेंटिफाई बी, बी क्या होने चाहिए, मैंने कहा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है रेडिएशन, दैट मींस वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, किसकी तरफ हो रहा है अट्रैक्ट, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, तो नेगेटिव पार्टिकल कहां जाएंगे, नेगेटिव रेज पॉजिटिव की तरफ। यहां पर क्या हो गया, बी, बी इज बीटा, बी इज बीटा। आई होप इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी आते हैं। व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियोएक्टिव, कब रेडियोएक्टिव होगा, मैंने अभी बताया है जब न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होगा, यानी कि न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की तरफ है, तो वहां पर रेडियोएक्टिव डीके होना शुरू हो जाएगा, कुछ रेडिएशंस निकलेंगे। A radioactive substance is oxidized. Will there be any change in the nature of its radioactive? याद रखना है, मैं चीज बता रहा हूं, आपके बुक में भी है, समझा देता हूं। देखो किसी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज से, फिजिकल चेंज हो रहा हो या कोई केमिकल चेंज हो, याद रखना फिर केमिकल चेंज हो, नेचर ऑफ रेडियो सब्सटेंस नहीं बदलेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस विल नॉट चेंज। कौन सा सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, बस उनका नेचर नहीं चेंज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सो विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना, इट्स न्यूक्लियर फिनोमेना, न्यूक्लियस के अंदर चेंज आएंगे, न्यूक्लियर फिनोमेना, ठीक है, न्यूक्लियर फिनोमेना। क्लियर है, क्लियर है। तो न्यूक्लियर फिनोमेना की वजह से यहां पे न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगे, बट वहां पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस नहीं आने वाले। आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या है। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। यहां पे अल्फा बीटा गामा डिकेज के बारे में बात की गई है। देखो जब भी अल्फा बीटा गामा डिकेज कोई भी होगा तो आपके न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंजेस होगा वो हम समझ लेते हैं पहले अच्छे से। मैं आपको ये चीजें समझाता हूं, यहां मैंने नोट्स भी बना के रखा है ताकि आपको याद रहे वो चीजें। देखो Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, A का मतलब क्या होता है, मास नंबर। कोई भी आपके पास ये एटम X है ना, कोई भी एटम X है, तो आपके पास नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हो आप, मास नंबर। यहां तक क्लियर है, ये आपका एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर। अगर अल्फा डीके हो गया, देखो अल्फा डीके हो गया तो अल्फा में क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, यानी कि देखो मैं इसे लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2, Z-2 डिक्रीज बाय 2, और मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो अब जब बीटा का क्या हो रहा है, पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, अगर ये बीटा होता, अगर बीटा एमिशन होगा तो इंक्रीज बाय 1,
यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा इंक्रीजेस बाय 1, तो Z+1 कर देना, Z+1 A, यानी कि मास नंबर, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। गामा में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, अब यहां पे सीरीज ऑफ रिएक्शन है, आपको ये बोला गया है दैट X3 और 172 और 69 उनका एटॉमिक मास नंबर है। यानी कि कोई X3 है, मेरी बात समझना अच्छे से, कोई X3 है, वेट अ सेकेंड, चलो यहां पे कोई X3 है। अब X3 में अल्फा डीके हुआ है, अल्फा डीके वहां पर हुआ है, और X3 का हमें दे रखा है 172 एंड 69 क्या, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यानी कि मास नंबर यहां पे 172 है, 69 इज द एटॉमिक नंबर। अगर इसका अल्फा डीके हो गया, इसका मतलब यह होता है कि पहले दो ज्यादा रहे होंगे नीचे में, देखो नीचे में दो ज्यादा थे, पहले 4 ज्यादा थे, बाद में वो कम हो गए, तो अल्फा डीके होने के बाद कम हो गया है। इसका मतलब इससे पहले अगर आप आओगे, मैं इधर लिख देता हूं, अगर ये X3 172 और 69 है, तो अल्फा डीके जब इनका हुआ होगा तो उससे पहले ये दो ज्यादा होंगे 71, और ये 4 ज्यादा होंगे 176। किसी को प्रॉब्लम है क्या? 176 ये कब, जब अल्फा डीके होने के बाद ये हुए ना, उससे पहले तो ये रहे होंगे ये। अब देखो फिर से अल्फा डीके इनका हुआ है ना, तो उससे पहले बैक जाओ, उससे पहले बैक जाओ, है ना, दिखाता हूं मैं, इसको एरो इधर ही करता हूं। अगर उससे पहले जाओगे तो ये 70 से फिर दो कम, कितने हो गए, 78, ओके 68, मेरी बात समझना, फिर से 69 हो गए, सॉरी फिर से 69 हो गए, फिर से दो कम, दो ज्यादा, अब ये कम हो गया, फिर यही प्रॉब्लम है ना, आपको समझना है कि बैक जा रहा है पीछे आ रहा है। जब ये हो गए तो ये दो ज्यादा है, दो कम है ना, अभी दो कम है तो दो ज्यादा और रहे होंगे, तो 72 73। अब ये 4 ज्यादा रहे होंगे, इट इज 180। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो अल्फा डीके हुआ, ये कम हो गया, अल्फा डीके हुआ, कम हो गया। कैसे कम हुआ, ये वाला पार्ट आपका 4 कम हो रहा है, मैंने बताया था अल्फा में क्या होता है, 4 कम हो रहा है। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो दो कम हो रहा है, देखो 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, समझ में आ रही बात है। ये अल्फा डीके इस तरफ से दिखाया गया, आपको बैक में आपको आना है। तो अब अगर बीटा डीके भी हुआ है ओरिजिनल वाले में, तो बीटा डी के बाद ही है ना, ये बीटा डी के बाद है, तो बीटा डी के जब हो जाता है तो नीचे वाला एक ज्यादा होता है। जब होने के बाद ये ज्यादा है तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ये फर्स्ट केस में आपको ये x1 है, ये x2 है। फर्स्ट केस में याद रखना, फर्स्ट केस में ये एक यहां पर ज्यादा, ये पहले एक ज्यादा बन के आ रहा है, मेरी बात समझना, ये एक ज्यादा बन के आ रहा है तो एक कम कर दोगे, क्योंकि बाद में ये ज्यादा हो गया ना। जब ये बीटा होगा तो एक कम हो गया ना, यहां देखो जब बीटा डीके हुआ तो एक ज्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, एक कम करके रख दिया, क्योंकि बीटा के बाद ये एक ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो x1 हमारा फाइनली आ गया 180 73, है ना। अब इसका क्या हुआ था, बीटा डीके हुआ था। अगर इसका बीटा डीके हुआ, इसका मतलब एक ज्यादा बन के आ गया है, तो हम एक कम कर देंगे ना, x को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, 180 72 देखो कोई चेंज नहीं आता है बीटा में, बीटा में कोई चेंज नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने क्या समझाया एक बार समझना, अल्फा में बीटा में चेंजेस क्या आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो ओरिजिनल आप ऐसे याद रख लो, अगर ये 72 सेकेंड, हाँ अब समझिए, अब ये 72 रहा होगा और ये 180 रहा होगा बच्चा। अगर इसमें बीटा डीके हुआ तो ये 180 ही रहेगा, इसमें से एक कम, एक बढ़ा दोगे 73। क्यों, बीटा में एक बढ़ जाता है, बीटा में एक बढ़ जाता है। अब यहां पे 4 कम हो जाएंगे, अल्फा में क्या होता है 4 कम 176, इसमें 2 कम 71, फिर ये 4 कम होंगे, देखा A-4 है एटॉमिक मास, मास नंबर 4 कम होंगे, ये हो जाएगा हमारा अगेन 172, फाइनली हमारा 172 ही था, एंड ये हमारा 69। देखो ये गिवन था, हमें ऐसे चलना है, पीछे से आगे, पीछे पीछे पीछे। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बताना, कमेंट बॉक्स में पूछना। सेम क्वेश्चन है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशंस बाय फिलिंग द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द ब्लैंक। यहां पे क्या हो रहा है, आपको ये दे रखा है, अब इसके आगे चलना है, मैंने आपको बता रखा है कैसे चलेंगे, देखो बता रखा है। अब यहां पे अल्फा डीके जाओ, हाँ अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा डीके में क्या होता है, ये 4 कम हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे तो पीक 1 क्या आ जाएगा, 4 कम कर दो 334, इसमें 2 कम कर दो 90। अगेन ये क्या हुआ था, अल्फा डीके था, यहां पे अल्फा था,
अब ये फिर बीटा डीके हो जाएगा। बीटा में क्या होगा, बीटा में ये एक बढ़ जाएंगे, तो हमारा P2 क्या हो जाएगा 90 + 1 92, सॉरी 90 + 1 91, और ये फिर एज इट इज रहेंगे 234। अगेन आपका बीटा डीके हो रहा है, तो एक और ये बढ़ जाएगा, दैट इज P3 92 और मास नंबर। देखो बीटा डीके में मास नंबर वही है, एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ रहा है, अल्फा सिर्फ यहां पर है, अल्फा में सिर्फ हमने 4 कम कर दिया, यहां पर 238 - 4 और 90 - 2, 92 - 2 90 आ गया। क्लियर है ना, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन यहां पर जो मैं समझाया था मैंने आपको, रेडिएशंस दे रखा है, नेम द रेडिएशंस बी रेडिएशंस कौन सा है, गामा, ये कौन सा है, गामा रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड। व्हाई डज द रेडिएशन से डिफ्लेक्ट मोर, मैंने बता रखा है, सी क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है ज्यादा, सी क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो सी जो है हमारे पास ये पॉजिटिव की तरफ की जा रहा है, यानी निगेटिव है, बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल्स आर हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल्स हेवी होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से हेवी होंगे, और निगेटिव, आपको पता है निगेटिव पार्टिकल्स क्या, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स क्या है, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके पास तो कोई मास ही नहीं है, इनके पास नेग्लिजिबल मास है, हम अज्यूम करते हैं, तो यहां पर काफी हल्के हो जाते हैं बीटा पार्टिकल्स, इसलिए विच अमंग द थ्री कॉजेज द लिस्ट बायोलॉजिकल डैमेज। अब ये आप कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हो कि लिस्ट डैमेज कौन करेगा, भाई जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होगी, अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, इसलिए। नेम द रेडिएशन विच इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन सा यूज है, बीटा यूज होते हैं, बीटा क्यों यूज होते हैं, आप ये चीजें कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछना, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हैज अ मास नंबर 235 एंड एटॉमिक नंबर 92। सेम क्वेश्चन है जो भी बताया है, एक यूरेनियम है हमारे पास, देखो यूरेनियम हमारे पास है, मास नंबर 235, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर 92। आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, जो हमारे पास यहां पर मास नंबर 235 है एंड एटॉमिक नंबर इज 92, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, एंड व्हाट इज Z हियर, 92, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 92। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन कितने होंगे, अब सोचो, अरे दोनों को माइनस कर दो ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के इतना हो रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, तो आपको प्रोटॉन पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं ना, दैट इज Z के बराबर ही, यहां पर भी 92, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और न्यूट्रॉन के लिए दोनों को आप माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, दोनों को आप माइनस करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। डू ऑल आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं, नो आंसर है, ठीक है, सारे आइसोटोप्स के पास, अनस्टेबल आइसोटोप्स के पास ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं ना, जो अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं हमारे पास, उनके पास ज्यादा होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब आप बता सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा, 238 एंड 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, माइनस करके, क्लियर है, यहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, देखो तो, चलो समझ में आ गई चीजें, समझ में आ रही चीजें। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, और आपको अच्छे से इसके बेसिकली पढ़ लेना है और क्वेश्चंस इसके याद कर लेने हैं, आंसर्स। डिफाइन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एग्जांपल के साथ, 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ एमिशन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, डिपेंड करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, कैथोड रे जब पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये वाला आप याद ना भी कर तो चलेगा, लेकिन ये सब याद रखिएगा। व्हाट आर बैकल रेज, मैंने बताया है आपको बैकल रेज क्या होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, डेफिनेशंस, हाउ आर ऑल द रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा आर एमिटेड इन अ सिंगल रेडियो एक्टिव, नहीं एक बार नहीं निकलता सारा अल्फा बीटा गामा। तो मेडिकल यूज क्या है, बाकी सारी चीजें, यूजेस क्या हैं, उनके डैमेजेस कौन ज्यादा करता है, प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल में आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसे भी करके आप याद करना। इतना कर लोगे चैप्टर खत्म, इसमें कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है, 10 नंबर पक्के हैं आपके, 10 नंबर बहुत इजीली आप पा सकते हो, अच्छे से इस पे तैयारी कर लो। तो न्यूक्लियर फिजन के डेफिनेट जो थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन में, आपको नोट्स में ये आएंगे,
ये भी आप नोट कर लेना, बुक्स में है सारी चीजें, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको क्या करना है। डिफरेंसेस 3 दिया है मैंने, 4-5 डिफरेंसेस। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखो फिजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन में क्या होता है, मिलते हैं, कंबाइन। वर्ड याद रख लो, फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन। न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे, हेवी न्यूक्लियर बना देंगे, फ्यूजन है ना। फिजन में क्या होंगे, टूटेंगे, टूटेंगे, एक न्यूक्लियस टूट के और ज्यादा न्यूक्लियस तैयार करेंगे। तो अगर किसी न्यूट्रॉन को हम बॉम्बार्ड कराते हैं, टकराते हैं, तो क्या होगा, एक हेवी न्यूक्लियस टूट जाता है 2 नियरली इक्वल लाइट फ्रैगमेंट्स के अंदर में। तो वहां पर टूट रहे हैं, टूटने पर एनर्जी निकलेगी, यहां पर जुड़ने पर एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर 190 माइक्रो लगभग, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV एनर्जी निकलती है। इन वन फ्यूजन लगभग 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर MeV निकलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना, एनर्जी निकल रही है। आई होप इट इज क्लियर। चलो थ्योरेटिकली आते हैं। याद ये रखना है कि जो फ्यूजन होता है हमारे पास, उनका यूज क्या है। यूजेस ऑफ फ्यूजन, कंस्ट्रक्टिव यूज भी है और डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। डिस्ट्रक्टिव यूज और कंस्ट्रक्टिव यूज बुक में देख लेना क्या यूज है, किस प्रोसेस से। अगर डिस्ट्रक्टिव यूज की बात करेंगे तो न्यूक्लियर बम में यूज होता है, ठीक है। एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो कंस्ट्रक्टिव यूज हो गया। देखो जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, कौन, यही न्यूक्लियर फिजन। फिजन फिजन पावर जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पावर। बॉम्ब भी आपका ये बना सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये आपके यूज हैं। तो इतने ही थे इस चैप्टर में, जितना मैंने बताया है आप उतना ही कर लो, उसी पर फोकस करो अच्छे से, आपके नंबर पूरे पक्के हैं, आपकी ये तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, कंटेंट भी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करें, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं। आप मुझसे जो भी प्रॉब्लम आते हैं, आप CBSE के अंदर हैं, ICSE के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं आपके साइंस और फिजिक्स के अंदर में, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करके और कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों को। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव और कंटेंट के साथ में, ऐसे ही स्टडी मटेरियल के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ एग्जाम।